नमस्ते, जय हिंद। एक बहुत ही कड़क विषय लेकर हम आपके समक्ष आए हैं काफ़ी समय बाद, लेकिन विषय ही कुछ ऐसा था कि रहा नहीं गया। मैं आनंद नरसिम्हा और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और एडिटर कन्वर्जेंस नेटवर्क 18 ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश जी, ये देखिए, बप्पा की आरती की, वो भी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और लोग ये नहीं कह रहे हैं कि विघ्नहर्ता सबके विघ्न हरो, पर वो ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी साथ मिलकर आरती उतार रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स की धज्जियां उड़ गई हैं, ये कहा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक ये प्रश्न है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं उनके घर जाने की वजह से सेपरेशन ऑफ पावर पर खतरा आया है, या फिर यह नहीं होना चाहिए था, या फिर जस्टिस चंद्रचूड़ को अपने घर में गणपति की स्थापना ही नहीं करनी चाहिए थी। आप ध्यान रखें, एक नैरेटिव हमेशा ये रहता है कि इस देश के फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ पार्टियों का योगदान रहा है और कुछ पार्टियों की कोई भूमिका नहीं रही है। लेकिन अगर इस देश के फ्रीडम स्ट्रगल को आप देखेंगे, और ख़ासतौर पे जो बाल लाल पाल वाला पीरियड है, तो बाल गंगाधर तिलक, जो कि महाराष्ट्र से आते थे और जिनकी पुस्तक गीता रहस्य मुझे लगता है कि अपने आप में एक अथॉरिटी है इंडियन फिलॉसफी को लेकर, और जिनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता जी। उन बाल गंगाधर तिलक ने, जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी और बड़े ही शुरुआती स्टेज में थी, उस समय गणपति की स्थापना को, पूजा को लोगों को एनर्जाइज करने का जरिया बनाया, उसके जरिए मास मोबिलाइजेशन किया। तो जहाँ तक गणपति की स्थापना है या गणपति पूजा का जो सिलसिला है, जो कि महाराष्ट्र से शुरू होकर अब आप देखें तो पूरे देश में फैला हुआ है, और तमाम आधुनिकता के बीच लोग जो है इसको बड़े उत्साह से मना रहे हैं, अगर उसकी स्थापना को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ अपने घर में, आप ध्यान रखें वो महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्र से आते हैं, क्या उसमें कुछ गलत था? और अगर घर पे उनने गणपति की स्थापना की है और वो पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए था? मुझे लगता है कि भारत में जो है, अगर आप देखें, जहाँ पर संविधान मौन हो जाता है, जहाँ कानून मौन हो जाता है, वहाँ पर हम ट्रेडिशंस की बात करते हैं। क्योंकि जब भी कोई चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती है, या तो फिर हम इंडियन ट्रेडिशंस में देखते हैं जो जुडिशियल ट्रेडिशंस हैं, या फिर हम उसमें देखते हैं कि भाई ब्रिटिश ट्रेडिशंस उस मामले में क्या रहे हैं। जी। जाहिर है गणपति पूजा का मसला है, तो इसमें आपको इंडियन ट्रेडिशंस देखने पड़ेंगे, और उसमें भी जुडिशियल ट्रेडिशंस। जब आज सुबह ये विवाद होना शुरू हुआ, तो मेरा ध्यान जस्टिस पीवी गजेंद्र गड़कर की तरफ गया। ये तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी हाँ, और जिनकी नियुक्ति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय में हुई थी। और जस्टिस गजेंद्र गड़कर को लेकर किस तरह का, एक तरह से कह सकते हैं, भरोसा रहा होगा या फिर कॉन्फिडेंस रहा होगा नेहरू को, क्योंकि ध्यान रखें नेहरू जो है उस सेकुलरिज्म में आस्था रखते थे जहाँ पर कि ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा रोल था। और जस्टिस सिन्हा, जो कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस थे, जब वो रिटायर हो रहे थे, और आप ध्यान रखें कि जस्टिस सिन्हा और उसके बाद से जो वरीयता क्रम में दूसरे नंबर के जज थे जस्टिस इमाम, ये दोनों ही मूलतः बिहार से थे, पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी की थी, वहीं से ताल्लुकात भी था, दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। लेकिन जस्टिस सिन्हा ने, चूँकि उस जमाने में और आज के दौर में भी सीजेआई के रिकमेंडेशन का बड़ा रोल होता है जी। कि आखिर वो अपना उत्तराधिकारी किसको जो है रखना चाहते हैं, और इसमें अमूमन वरीयता क्रम का पालन होता रहा था जब से भारत गणराज्य बना, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 से भारत गणतंत्र बना, उसी समय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी अस्तित्व में आया। क्योंकि ध्यान रखें कि अगर आप इंडिया की लीगल हिस्ट्री को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन के पहले इस देश में जो हाईएस्ट कोर्ट थी वह फेडरल कोर्ट थी। जी। जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आई, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न किए गए, और जो हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, और कई सारे जो एक्टिविस्ट किस्म के जज या पॉलिटिशियन हैं जो कि आज ये कह रहे हैं कि भाई मोदी और चंद्रचूड़ का जो ये गठजोड़ रहा, खासतौर पे गणपति पूजा के समय में, वह जो इस सेपरेशन ऑफ पावर की भावना को खंडित करता है। जी। तो नेहरू ने जस्टिस इमाम के क्लेम को, चूंकि वो सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे, इसलिए नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे, इसलिए क्योंकि जस्टिस सिन्हा ने उसके लिए इंसिस्ट किया। नेहरू के सामने धर्म संकट ये था कि आप ध्यान रखें कि
देश के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ये मौका आ रहा था कि कोई मुस्लिम जज वरीयता क्रम में पहले नंबर पर था चीफ जस्टिस के बाद, और वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकता था। लेकिन हालात ये थे कि जस्टिस इमाम की मानसिक सेहत इतनी खराब हो चुकी थी। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो मैं मानता हूं कि सबसे अथॉरिटेटिव काम जिसका है, अमेरिकन प्रोफेसर गॉडबॉ हैं, जिन्होंने कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट को करीब 50 साल तक स्टडी किया जी, जो तमाम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, जजेज रहे, सबके साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया। उन्होंने इस किस्से को डॉक्यूमेंट किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि नेहरू के लिए इसलिए मुश्किल था जस्टिस इमाम को चीफ जस्टिस बनाना क्योंकि जस्टिस सिन्हा फेवर में नहीं थे, और जस्टिस सिन्हा इसलिए फेवर में नहीं थे क्योंकि जस्टिस इमाम की मानसिक हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वह बेंच पे बैठे बैठे सो जाते थे। हालत ये थी कि अपने दम पर वो बेंच में आके बैठ भी नहीं सकते थे, या तो उनकी पत्नी या फिर उनकी बेटी को सहायता देनी पड़ती। तो ऐसे में उनको तो ऐसे में जस्टिस सिन्हा की राय थी कि मेरे रिटायरमेंट के बाद देश के सर्वोच्च न्यायिक आसन पर, अगर आप ध्यान रखें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायिक आसन को हिट करता है, उस पर बैठता है, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसकी खुद की दिमागी हालत ठीक ना हो, और सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर मसले जो हैं कॉम्प्लेक्स नेचर के आते हैं, संवैधानिक मसले होते हैं, जो खुद स्वस्थ ना हो कैसे अगुवाई कर सकता है। नेहरू को भरोसा नहीं हुआ था, तो बाकायदा एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल बैठा, उस पैनल ने यह बताया कि जस्टिस इमाम जो हैं उनकी मानसिक स्थिति किसी 9वीं पास के बच्चे से ज़्यादा की नहीं, और फिर डिनाई किया गया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ। और जस्टिस पीबी गजेंद्र गढ़कर, जिनकी किताब भी मैं साथ में लेके आया हूँ, हाँ, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। कवर जरा ये टू द बेस्ट ऑफ माय मेमोरी लिखा है। टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी। हाँ, इस किताब में उन्होंने अपने लीगल करियर के बारे में, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर के पीरियड का भी जिक्र किया है। और जो कल जो घटना हुई है, जिसको लेकर भी प्याले में तूफान आया हुआ है और जो बवाल कटा हुआ है, उसी तरह की घटना जो है जस्टिस गजेंद्र गढ़कर के टाइम में हुई थी, जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और वो भी नेहरू पीरियड में, आप ध्यान रखें। और उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं बिठोबा, आप ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ी मान्यता है, बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उनके कार्यक्रम में गया, या फिर मैं तिरुपति गया, और तिरुपति में बड़े भक्तिभाव से उन्होंने पूजा अर्चना की थी। तो इससे जो है, जो भारतीय संविधान में सेकुलरिज्म की बात है, वो कहीं प्रभावित नहीं होती है कि देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसी किसी जगह पर नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी इस किताब में बड़े विस्तार से कहा है कि भारतीय संविधान में जो सेकुलरिज्म निहित है और जो आपका रिलीजन है, उसके बीच कहीं कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सेकुलरिज्म की जो वेस्टर्न अवधारणा है वह बेसिकली एंटी चर्च है, एंटी रिलीजन है, और उसके अपने ऐतिहासिक कारण हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो संविधान के निर्माताओं ने जब सेकुलरिज्म की बात की, और आप ध्यान रखें कि प्रस्तावना में सेकुलरिज्म शब्द जो है 1947 से लेकर 1950 के बीच नहीं डिस्कस हुआ था, नहीं डिस्कस। इनफैक्ट नवंबर 1950 आप कह लें, बिकॉज तब इनके कार्यकाल में भी हमारे संविधान में सेकुलर शब्द नहीं था। एज ए इमरजेंसी प्रोविजन, जिसमें कि कोई डिस्कशन डिबेट नहीं हुआ था, और सबको पता है कि एज ए पॉपुलिस्ट मेजर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, दो शब्दों को एक तरह से कह सकते हैं कि आपके प्रियम्बल को, जो कि सबसे पवित्र हिस्सा होता है प्रस्तावना, उसको छत विछत करते हुए इन शब्दों को डाला गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि भारतीय संविधान सेकुलर नहीं था, क्योंकि आप ध्यान रखें कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें से एक अधिकार जो है आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, कि आप किसी भी फेथ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। फेथ ना भी हो किसी चीज़ में, किसी धर्म में, किसी संप्रदाय में, तब भी आपकी नागरिकता नहीं जाती। आप धार्मिक हो सकते हैं, अधार्मिक हो सकते हैं, गैर धार्मिक हो सकते हैं, हर परिस्थिति में आप इस देश के नागरिक हैं। तो जब ये मौलिक अधिकार मिला हुआ है, तो फिर न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इससे कैसे जो है वंचित किया जा सकता है। दूसरा ये है कि जस्टिस गजेंद्र गढ़कर ने, जो कि इंडियन फिलॉसफी के भी बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे, उनका ये कहना था कि भारतीय संविधान में जो सेकुलरिज्म जो निहित है वह श्रीमद् भागवत गीता का सेकुलरिज्म है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर वो कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे कुंती पुत्र, अगर तुम मुझकी जगह अगर कोई किसी और भगवान में भी आस्था रखता है, तब भी वो मेरी ही आराधना करता है, उससे उसका अधिकार कम नहीं हो जाता। तो इस तरह की जो है, आप कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि रही है, इस तरह के उदाहरण रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर गजेंद्र गढ़कर भी महाराष्ट्रियन थे, चंद्रचूड़ भी महाराष्ट्रियन थे। दोनों की धर्म को लेकर जो अपनी रुचि थी
उसके बारे में गजेंद्र गडकर ने काफ़ी पहले लाइन लिख रखी है कि चंद्रचूड़ ने आज जो किया उसमें कुछ भी गलत नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी के वहां जाने से सेपरेशन ऑफ पावर, हाँ, इस पर कोई प्रश्न आया है? और मुझे लगता है कि कई सारे स्टेटमेंट आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हाथ मिला रहे हैं और सामने आ रहे हैं, और ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की धज्जियां उड़ गई हैं। ये एक्चुअली सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए पॉलिटिकल। और इसमें कई सारे नेता हैं जो कि आप कमेंट से भी सुना भी रहे जी थे। जी, संजय राउत हैं उसमें, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कईयों ने इस पर टिप्पणी की है। और यहाँ तक कि लीगल फील्ड से भी लीगल फील्ड इंदिरा जयसिंह ने इंदिरा शायद ये जयसिंह बात हाँ, कही है सेपरेशन सबसे ऑफ पहले पावर। शायद उन्होंने ही इस पर ट्वीट जी किया हाँ। प्रतिक्रिया। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में फिर से मैं कहूंगा कि हमें इंडिया की जो जुडिशियल हिस्ट्री है उसी में झांकना पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या सेपरेशन ऑफ पावर इस बात से विखंडित हो जाती है कि अगर कोई चीफ जस्टिस किसी प्राइम मिनिस्टर के घर जाए या फिर प्राइम मिनिस्टर किसी चीफ जस्टिस के घर आए, क्योंकि आस्था पूजा इसको लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है। और अगर विवाद सिर्फ इस बात को लेकर है कि भाई मोदी कैसे चले गए जो है जस्टिस चंद्रचूड़ के घर, और इसकी वजह से यहाँ तक कह दिया गया कि जस्टिस चंद्रचूड़ के जितने भी फैसले हैं उन सब पर जो है सो शंका की सुई उठ खड़ी होती है। जी, अगर यही है तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से हमें इतिहास में झांकना चाहिए। इतिहास में झांके उससे पहले मैं ये भी दिखा दूं कि भाई हमारे जो रीसेंट इतिहास है उस पर ये पिक्चर ट्वीट किया गया है और कहा गया है, बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इफ्तार पार्टी रखी और उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस बालाकृष्णन वहाँ पहुँचे। तो वो जो है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स, एग्जीक्यूटिव और पावर्स आपको नज़र नहीं आया, लेकिन गणपति रखी, किसी ने गणपति को बिठाया और फिर आपको आमंत्रित किया, आप वहाँ पहुँचे और आपसे कहा चलिए हमारे साथ आरती कीजिए, तो साथ में आरती कर दी। तो यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स की धज्जियाँ उड़ गई। तो ये 2009 और 24 के बीच में यूपीए एनडीए के कार्यकाल की बात आ गई। लेकिन मुझे लगता है कि आप सिर्फ ये बहुत रीसेंट चीज़ें नहीं है। अगर मैं एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आप इतिहास में झांकें, हाँ, सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ पावर ये कहता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हाँ, तीनों की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी। हाँ। हालांकि विधायिका और कार्यपालिका जो है वह एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ध्यान रखें कि जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था है उसमें जो सदन का नेता होता है वही जो है जी, अमूमन प्रधानमंत्री होता है। हालांकि जी। एक्सेप्शन भी रहे जी। हैं। आप ध्यान रखिए कि मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा में सदन के नेता सदन के प्रणब नेता नहीं मुखर्जी। थे। हाँ, लेकिन सांसदों का बहुमत। हाँ। लेकिन अमूमन जो है यही रहा है कि लोकसभा में जो सदन का नेता है वो प्रधानमंत्री जी। होता है, एक्सेप्शन मनमोहन सिंह जैसे हैं, जी। है ना? तो कार्यपालिका और विधायिका के बीच तो बड़ा ही जो है एक तरह से कह सकते हैं अन्योन्याश्रय संबंध है। अब आप जो सेपरेशन ऑफ पावर सिर्फ जुडिशरी के मामले में डिमांड कर सकते हैं। आप याद रखें कि जस्टिस कानिया, हीरालाल कानिया, जो कि न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पहले चीफ जस्टिस बने बल्कि उसके पहले वह फेडरल कोर्ट के भी चीफ जस्टिस थे। जस्टिस कानिया ने कुछ जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर उस समय अपना विरोध जताया था, और सेपरेशन ऑफ पावर का मिजाज इतना अधिक था। और मुझे लगता है कि खासतौर पर एक पूरा इकोसिस्टम जो ये कहता है कि इस देश में जो भी लिबरल वैल्यूज़ हैं वह नेहरू की प्रस्थापित की हुई हैं, और वो दूसरों के विचारों का कितना सम्मान करते थे। तो कानिया ने चूंकि विरोध किया कि यह इन जजों की अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, या फिर उन्हें हाई कोर्ट जज भी, कई ऐसे मामले थे जिसमें कि हाई कोर्ट का जज बनाने को भी उन्होंने अपोज किया था, उसको लेकर नेहरू ने, और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, सरदार को चिट्ठी लिखी। सरदार यानी सरदार पटेल, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री, कि जस्टिस कानिया को सैक कर देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। ये तो आपकी शुरुआत की बात है। आप आइए उसके आगे। आप ध्यान रखिए कि आज़ादी के तुरंत बाद कई सारे जगहों पर खासतौर पे संपत्ति के अधिकार को लेकर, आप ध्यान रखिए कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में आता था जब हमने संविधान को अडॉप्ट किया। लेकिन जो प्रोग्रेसिव मेजर्स थे जो कि कहे गए कि भाई जिसके तहत जमींदारी का उन्मूलन होना चाहिए, वह प्रोग्रेसिव मेजर्स जब आप लेने गए तो फिर उसके लीगल स्क्रूटनी शुरू हुई। अफेक्टेड पार्टीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ वर्डिक्ट दिया। और हमारा जो है सेपरेशन ऑफ पावर में हमारी इतनी आस्था थी, इतनी निष्ठा थी कि हमने जो है उन सभी चीज़ों को जो कि सुप्रीम कोर्ट जिसको इलीगल ठहरा सकता था, जिसकी जुडिशियल रिव्यू कर सकता था, हमने उठाकर उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया। और इसलिए डाला ताकि उसकी कोई जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। वहां से बात आगे बढ़ते बढ़ते आप इस हद तक पहुंची कि आप ध्यान रखें कि इस देश के, अगर आप मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को कहें, गोलकनाथ उसमें इंपॉर्टेंट केस है,
प्रिवी पर्स केस है। प्रिवी जी, पर्स प्रिवी केस पर्स, में हाँ। तो हमने भारतीय संविधान की कैसी धज्जियां धज्जियां उड़ा उड़ा दी। दी। आज मैं देखता हूं कई नेताओं को कहते हैं कि भाई ये जो राजे महाराजे जो थे उनका तो कोई योगदान ही नहीं था इस देश के बनने में, इस राष्ट्र के बनने में। आप ध्यान रखें कि आज का जो भारत है उसका करीब 40% हिस्सा जो है प्रिंसली स्टेट्स का था, जहां कोई कांग्रेस नहीं एग्जिस्ट करती थी। और उस समय जब भारत इवॉल्व हुआ 15 अगस्त 1947 में, उस समय उनको पूरी आज़ादी थी कि उस समय भारत या पाकिस्तान में कहीं भी शामिल हो सकते थे, और आप उनको किसी जोर ज़बरदस्ती या हथियार के बल पर नहीं शामिल कर सकते थे। न तो किसी कांग्रेस पार्टी के नेता की औकात थी और न ही जो है ऐसा हो सकता था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये थे कि जब ब्रिटिश जो अधिनायकवाद जब खत्म होता था तो पूरी तरीके से फ्री थे अपना भविष्य निर्धारित करने के। बावजूद इसके अगर आप 3 किस्सों को छोड़ दें, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, तो भारत के सभी देसी रियासतों के जो राजा थे उन सब ने भारत परिसंघ जो था, यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें अपने को मर्ज करना कबूल किया। और उसके बदले सरदार पटेल ने उस समय सोवरीन गारंटी दी। जी, उससे sovereign बड़ी guarantee गारंटी इस देश में कुछ नहीं हो सकती। संप्रभु गारंटी कि आपके जो अधिकार हैं, जो आपके प्रिवी पर्स हैं, सुरक्षित रखे जाएंगे। लेकिन एक पॉपुलिस्ट मेजर के तहत सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए और उस पार्टी को ध्वस्त करने के लिए जिस पार्टी में मोटे तौर पर राजा थे, जो स्वतंत्र पार्टी के तौर पे जानी जाती थी, उनको नीचा दिखाने के लिए अपने प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया। और ये नेहरू की बिटिया इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए किया। और जब उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवी पर्स केस में उन राजाओं के पक्ष में फैसला दिया, तो उससे श्रीमती गांधी इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने जो है उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके और जो है सो नलीफाई कर दिया, जो है प्रिवी पर्स को। और ये हुआ। हाँ। इसके बाद से बैंक नेशनलाइजेशन केस, आप याद करिए, हम सभी लोग जो आज का जो उदारीकरण का दौर है, हम लोग सब लोग उसकी प्रोडक्ट हैं। वही वजह है कि आज हम लोग न्यूज रूम में बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज इस तरह का जो मीडियम था, यहां तक कि टेलीविजन, यह स्टेट मोनोपोली हुआ करती थी। वहां पर जो है बैंक नेशनलाइजेशन किए गए उसी समाजवादी सोच के तहत, आप देखिए। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने बैंक नेशनलाइजेशन किया, वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के खिलाफ जाकर, वही कांग्रेस पार्टी 1991 आते आते इस बात के लिए मजबूर हुई कि हमारा वो फैसला गलत था। फिर बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की मुहिम शुरू हुई और एक के बाद एक तमाम नेशनलाइज बैंक जो है धीरे धीरे उनका कैरेक्टर चेंज हो रहा है, उनसे सरकार अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे हटा रही है। तो जब इस तरह के एक के बाद एक तमाम केसेस, चाहे प्रिवी पर्स केस रहा हो, चाहे बैंक नेशनलाइजेशन केस रहा हो, उसके पहले मैंने गोलकनाथ केस का जिक्र किया। ये तो लार्जर के परिप्रेक्ष्य में हुआ, लेकिन ये नेताओं का चीफ जस्टिस के साथ उठना बैठना मिलना जुलना, मैं आ रहा हूं। तो वहां पर क्या हुआ कि जब केशवानंद भारती केस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण केस है इस देश के संवैधानिक इतिहास में, मैं मानता हूं कि वह सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, अभी तक की सबसे बड़ी बेंच का फैसला है। 13 जजों की वो बेंच थी। अगर शायद केशवानंद भारती में ननी पालकीवाला के प्रयासों की वजह से अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं आया होता, तो इस देश का क्या होता कोई नहीं बता सकता। आज जो विपक्ष या तमाम नेता जो कहते हैं कि देश के मूलभूत ढांचे के टूटने का खतरा है, दरअसल वो उस तोड़ने के कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वह सबसे बड़ी गिफ्ट है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, जिसको ननी पालकीवाला ने अपने लीगल ब्रिलियंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट से हासिल किया और जिसकी वजह से हम और आप इस तरीके से आज बात कर रहे हैं। उस बेसिक स्ट्रक्चर का जजमेंट आने के पहले जब बेंच फॉर्म हो रही थी, बाकायदा इंदिरा गांधी की सरकार ने ये कोशिश की कि उस बेंच में सारे के सारे अपने समर्थक जजों को भर दिया जाए। बावजूद इसके 7-6, यानी आप एक तरह से कह सकते हैं स्प्लिट जजमेंट, और वो भी इतना शार्प, एक वोट इधर उधर हो जाता तो पूरा जजमेंट चेंज हो जाता। जिन 3 जजों ने, जस्टिस डीके सीकरी जो है उस समय जो है चीफ जस्टिस थे, उनके मेरे ख्याल से उनके रिटायरमेंट के ठीक पहले ये जजमेंट आया था। उसके बाद से जो 3 सीनियर मोस्ट जज थे, उनको सुपरसीड किया इंदिरा गांधी ने, क्योंकि उन्होंने जस्टिस सीकरी का साथ देते हुए बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी थी, यानी केशवानंद भारती केस में सरकार जो थी तत्कालीन इंदिरा गांधी की तरह, उसके खिलाफ जाकर वर्डिक्ट दिया था। ये हुआ था, ये था सेपरेशन ऑफ पावर, ये था टॉलरेंस। और उसके आगे सुनिए, किसको आपने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया? जस्टिस एन रे, जो कि अगर इनमें से कोई भी बन गया होता तो व्यक्ति जो है सो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बन सकता था। और जिनके जाने के बाद राम जेठमलानी बड़े ही मुफ्फट टाइप के आदमी थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस हुई थी, कहा था कि भगवान न करे कि इस धरती पर ऐसा कोई जज है। इतने महान जज थे वो। और उन्होंने क्या किया था
इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन केस था आपको पता है, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी, उसमें जो उन्होंने जाकर रिव्यू करके उसमें राहत दी। आप ध्यान रखिए, एडीएम जबलपुर केस, उससे ज्यादा व्यक्तिगत स्वातंत्र के खिलाफ कोई मामला नहीं हो सकता कि आप हैबियस कॉर्पस पिटीशन मेंटेनेबल नहीं थी उस दौर में। सरकार बिना कोई कारण बताए आपको महीनों महीने जेल में रख सकती थी। वह केस एडीएम जबलपुर केस के तौर पर रेफर हुआ। जिस जज ने एकमात्र डिसेंटिंग जजमेंट दिया उसको जो है फिर से सुपरसीड कर दिया गया, और वो जज थे जस्टिस एचआर खन्ना। ये तो एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस ओवर द जुडिशरी की आप बात कर सकते मैं हैं। पर्सनली लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ ये कह रहे हैं कि पीएम और सीजेआई की क्या मित्रता है, वो एक दूसरे से मिल क्यों रहे हैं, और वो भी पब्लिकली ये ऐसे क्यों मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई उदाहरण है? क्योंकि जो किताब आपने पकड़ी है उसमें भी क्या एक उदाहरण? मैं आपको यही उदाहरण देता हूँ। ये जो है जस्टिस पीवी गजेंद्र गढ़कर, और ये शास्त्री जी का पीरियड था। मुझे नहीं लगता कि भारतीय राजनीति में या भारतीय समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो कि शास्त्री जी की सूचिता और निष्ठा पर सवाल उठा सकता है। इतने सादे व्यक्तित्व के थे, इतने सचरित्र थे। छोटा सा कार्यकाल रहा लेकिन उन्होंने गहरी छाप छोड़ी। यहाँ तक 1965 के भारत पाक युद्ध में भी जो सो बड़ी मजबूती से भारत का नेतृत्व किया। वह शास्त्री जी जस्टिस गजेंद्र गढ़कर से हर दूसरे दिन मिला करते थे जी। यहां तक कि गजेंद्र गढ़कर ने लिखा है कि मैं उनके पास रात में जाता था ताकि शास्त्री जी के पास जब कोई कामकाज ना हो और हम लोग बैठ के आराम से बातचीत कर सकें। कई सारे महत्वपूर्ण मसलों में शास्त्री जो है गजेंद्र गढ़कर से राय लेते थे। यहां तक कि उस समय के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनका घर जो है जस्टिस गजेंद्र गढ़कर के घर के ठीक सामने था। उनके घर में वो नियमित तौर पे आते जाते थे। आज आप कल्पना करिए कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, अगर वो जो है जस्टिस चंद्रचूड़ के घर में चले जाएं, क्या हंगामा मचेगा। आप ये कल्पना करिए कि जस्टिस चंद्रचूड़ अगर नियमित तौर पर नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास लोक कल्याण मार्ग अगर जाते रहें तो क्या हंगामा मचेगा। हम किस दौर में पहुंच चुके हैं। और ये सारा कुछ कब हो रहा था? आप ध्यान रखिए, ये कांग्रेस का दौर था। अब उसके आगे आता हूं, इंदिरा गांधी का भी पीरियड याद करिए। इंदिरा गांधी के पीरियड में कई सारे ऐसे, जस्टिस एन रे का किस्सा मैंने बताया आपको, ये सारे के सारे सकारात्मक जज के तौर पर लाए गए थे। और जब सुपरसीड किया गया था उन 3 जजेस को, तो पता है पार्लियामेंट में, सदन के अंदर उस समय के मंत्री थे कुमार मंगलम, माइंस और स्टील जैसे मंत्रालय थे उनके पास। उन्होंने उस जो इन 3 जजों को जो सुपरसीड किया गया उसको जस्टिफाई किया, ये कहते हुए कि ये तीनों जज हमारी विचारधारा से एग्री नहीं करते थे और ये सरकार के साथ कन्फ्रंटेशन की राह पर थे, और इसलिए इन तीनों को हटाया गया और जस्टिस एन रे को इसलिए बनाया गया है कि कम से कम सरकार के साथ ये कन्फ्रंटेशन रुकेगा। ये था सेपरेशन और पावर की वो महान व्याख्या। अब आइए जरा निजी संबंधों पर। विधान चंद्र राय को आप सभी लोग जानते हैं। विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। यहाँ तक कि देश के ख्यातिनाम डॉक्टर थे जिनके नाम पर देश का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल अवार्ड जो है, जो डॉक्टर्स के लिए दिया जाता है, डॉक्टर वीसी राय अवार्ड। उन विधान चंद्र राय के अपने भतीजे थे एससी रॉय, और चूंकि नेहरू और वीसी रॉय की दोस्ती थी तो उस नाते जो है एससी रॉय और इंदिरा गांधी की भी दोस्ती थी। 1971 के चुनाव के पहले, और ध्यान रखिए वो बड़े ही चुनौतीपूर्ण चुनाव थे, एससी रॉय को बाकायदा इंदिरा गांधी ने कहा कि भैया तुम सुप्रीम कोर्ट आ जाओ, मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि रेगुलर अपॉइंटमेंट के पहले अपना बायोडाटा लेकर एससी रॉय आए। वह उस समय सिद्धार्थ शंकर रे जो कि बहुत महत्वपूर्ण सलाहकार थे इंदिरा गांधी के, एचआर गोखले जो कि उस समय कानून मंत्री थे, कुमार मंगलम जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इन सबके साथ बैठे और इंदिरा गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया। अब उसके आगे बताता हूं कि पर्सनल रिश्ते कैसे चलते हैं। जब वो बन गए तो फिर इंदिरा गांधी, चूंकि उनके आज का जो प्रयाग है जो कि उस समय इलाहाबाद के तौर पे जाना जाता था, और आपको पता है कि आनंद भवन से लेकर स्वराज भवन तक जैसे तमाम जो मकान जो कि मोतीलाल नेहरू के ज़माने में बने, ऐसी बहुत सारी फैमिली प्रॉपर्टीज़ थी इंदिरा गांधी की वहाँ पर। तो उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स और उसके जो कुछ उनको समाधान चाहिए था, कुछ जो है सो मसले सुलझाना चाहती थी, तो एससी रॉय को जो है उन्होंने सारे दस्तावेज दिए और कहा कि हमारा मामला सुलझा दीजिए। दुर्भाग्य ये हुआ कि एससी रॉय की हार्ट अटैक से डेथ हो गई 71 में ही। जब वो मर गए तो मिसेस गांधी ने उनके घर से वो सारे डॉक्यूमेंट्स झपट के मंगवा लिए ताकि ये बात कहीं लीक ना हो। ये घटना का जिक्र खुद जो है मिसेस रॉय ने किया अपने पति के देहांत के बाद। तो ये थे सेपरेशन ऑफ पावर और एक दूसरे से दूरी बनाने के किस्से। तो यहाँ ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई, लेकिन हमारे पास समय कम है ब्रजेश जी, पर एक विषय जो है
मेरे संज्ञान में है। आप जरा मुझे वो किताब देखी, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जस्टिस लीला सेठ, विक्रम सेठ की जो मदर है, उनके साथ भी एक खेल खेला गया था जिसकी व्याख्या उन्होंने खुद की है। लीला सेठ, आप सभी लोग जानते हैं कि देश की किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी, और जस्टिस आर एस पाठक जो कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और जो कि बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, जस्टिस पाठक ने लीला सेठ को ये एश्योर किया था, भरोसा दिया था कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के तौर पर लेके आएंगे। अब ध्यान रखिए इस बात का, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनकर गई थी लीला सेठ। लीला सेठ की ऑटोबायोग्राफी है जिसका आपने जिक्र किया। हाँ, यही किताब है वह जी। इसका नाम है ऑन बैलेंस। हाँ, यह विक्रम सेठ की मां के तौर पर भी मशहूर हैं, जो कि दुनिया के ख्यातिनाम लेखक हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे बाकायदा एश्योर किया गया, सारी तैयारी हो चुकी थी। जस्टिस पाठक ने सरकार से कहा भी था, इस दौरान वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले गए, और इस दौरान दिल्ली में कुछ और खेल हुआ। जस्टिस एम फातिमा बीबी, जो कि केरल से आती थी, वहाँ पर लोअर जुडिशरी जिन्होंने ज्वाइन की थी, वहाँ से वो रिटायर हो चुकी थी वहाँ के हाई कोर्ट से। रिटायरमेंट के लंबे समय बाद जब जस्टिस लीला सेठ के सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर आने का मसला चल रहा था और बड़ा सीरियस कंसिडरेशन में था, उस समय उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को साध कर तब के केंद्र सरकार को ये समझाया कि मैं मुस्लिम हूँ, महिला हूँ, अगर आप मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हैं तो उससे 3 चीज़ें होंगी। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक ट्रेडिशन रहा है, यह कोई रूल नहीं है लेकिन एक ट्रेडिशन रहा है कि हमेशा एक मुस्लिम जज रखा जाता है, तो एक मुस्लिम जज का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो किसी ने कहा कि भाई जस्टिस अहमदी तो ऑलरेडी है यहाँ पर। हाँ। तो फातिमा बीबी ने कहा कि अहमदी तो अहमदिया है, तो जो मुस्लिम की जो परंपरागत व्याख्या है, जो कि पाकिस्तान में अहमदियों को मुस्लिम नहीं कंसिडर किया जाता, ये बात अलग है कि अहमदी वाकई अहमदिया थे या नहीं, एक अलग विवाद का मुद्दा है। लेकिन फातिमा बीबी ने ये समझाया कि नहीं, उनको मुस्लिम के तौर पे कंसीडर नहीं किया जा सकता। तो एक तो मैं वो तो पाकिस्तान की बात है, भारत में तो नहीं, तो मैं मुस्लिम जज हो जाऊंगी। हाँ। दूसरा ये होगा कि पहली महिला जज हो जाऊंगी। तीसरा ये है कि किसी भी इस्लामिक कंट्री में हाईएस्ट कोर्ट में कभी जो है इस तरीके से कोई मुस्लिम जो है सो जज नहीं रही है, तो उस लिहाज से भी जो है एक बड़ी नज़ीर होगा, चूंकि जो है सो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक देश एक तरह से आप कहें इस्लाम के फॉलोअर्स के हिसाब से तो था। और इन 3 क्राइटेरिया के आधार पर आप ध्यान रखें कि जस्टिस एम फातिमा बीबी को रिटायरमेंट के लंबे समय बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। तो ये जो है ये राजनीति और पर्सनल कनेक्ट कैसे प्ले करते हैं उसका एक उदाहरण है। लेकिन हाँ। मुझे लगता है कि इससे आपको संतोष नहीं करना चाहिए। जो सबसे गंदा किस्सा है, जो व्यक्तिगत आपके प्रेफरेंसेज, व्यक्तिगत संबंध है, वो कैसे प्ले करते हैं, जो कि आज लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप एक दूसरे के साथ हैं तो इससे जो है न्यायपालिका की सूचिता, स्वतंत्रता पे गहरा असर पड़ता है। एक बहरुल इस्लाम का किस्सा है। असम से आते थे, लंबे समय तक कांग्रेस में सक्रिय रहे। आप ध्यान रखिए कि तालुका से लेकर जो है वह जिला गुवाहाटी जिला कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे, यहां तक कि उनको कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा। राज्यसभा से फिर उनको इस्तीफा दिलवाकर, आप ध्यान रखिए जब उनका टेंडर पूरा हुआ उसके बाद से फिर उनको गुवाहाटी हाई कोर्ट में पहला मुस्लिम जज बनाया गया। और वही नहीं, उसके बाद से फिर वो चीफ जस्टिस भी बने। मजे की बात यह है कि चीफ जस्टिस पद से रिटायर होने के बाद से उनको जो है चुनाव जो है लड़ाया गया। चुनाव ओब्वियसली वो नहीं जीत पाए। फिर उसके 9 महीने बाद, आप चूंकि ध्यान रखें कि हाई कोर्ट में रिटायरमेंट की जो एज है वो 62 है, सुप्रीम कोर्ट में आप 65 साल तक काम कर सकते हैं। तो उसके बाद से 63 साल की उम्र में बहरुल इस्लाम को, जो कि जिनकी इतनी गहरी जो है सो, मतलब आप सोचिए हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के पहले भी वो नेता थे, हाई कोर्ट से रिटायर होने के बाद भी नेता थे, राज्यसभा में जा चुके थे, उनको जो है फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाकर लाया गया और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, सबसे अधिक उम्र में सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर आने का। 63 साल की उम्र में आए थे, आप ध्यान रखिए। और किसके क्लेम को डिनाई करते हुए? आज जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं उनके पिताजी जो है, जो कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस रहे हैं,
उनके कार्यकाल में उनको अपॉइंट करवाया गया और वो भी जस्टिस चंद्रचूड़ के विरोध के विरोध के बावजूद, बावजूद। चूंकि जस्टिस चंद्रचूड़ जस्टिस चंदूरकर नामक जज के, जो महाराष्ट्र यानी बॉम्बे से बिलोंग करते थे और बॉम्बे हाईकोर्ट के जज थे और जिनकी कैपेबिलिटीज को लेकर किसी के मन में कोई शंका नहीं थी, पर्याप्त अनुभव था, लेकिन उनको इसलिए नहीं सुप्रीम कोर्ट में लाया गया चूंकि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो ये मानती थी कि चूंकि उन्होंने गुरु गोलवलकर के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया था, इसलिए वो घनघोर संघी थे और ऐसे संघी को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। उसके बदले किसको अपॉइंट किया गया? एक घनघोर कांग्रेसी को, जो कि एक प्रैक्टिसिंग कांग्रेसी था। मजे की बात देखिए, उसके बाद बात यही नहीं खत्म हुई। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद से बहारुल इस्लाम फिर से राज्यसभा में भेजे गए। तो ये जो है इस देश में जो जुडिशियल मिमिक्री रही है और पॉलिटिकल पार्टियां कैसे अपने सुविधा के हिसाब से उसका इस्तेमाल करती रही हैं, अगर इन सब किस्सों, और मैं बता रहा हूं कि ऐसे किस्से कोई एक दो नहीं है, ऐसे हजारों किस्से हैं तो फिर जो दर्ज हैं। तो अगर सुनाने बैठो तो 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। इतना कहा जाए कि इस आरती को लेकर और विघ्नहर्ता की आरती को लेकर के जो बवाल कट रहा है और जो काट रहे हैं बवाल, वो जरा खुद ही अपने घर में झांक के देखें और देखें कि वहाँ कितना रायता फैला हुआ था पहले। ब्रजेश जी, मजा आया, यहाँ पर विराम देना होगा। और इस कंडक्ट में जी संवैधानिक तौर पे कुछ भी गलत नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, कहीं भी ये एक्सपेक्टेड आपसे नहीं है। ना तो आपके देश का संविधान मना करता है कि आप अपने घर में गणपति का पूजा नहीं कर सकते। इस देश का संविधान ये नहीं मना करता कि आप जो चीफ जस्टिस है और उसकी और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात नहीं हो सकती। सैकड़ों उदाहरण हैं। नहीं, उदाहरण तो है। देखिए, अगर ये देश का संविधान किसी टॉप वकील को देश के चीफ जस्टिस के साथ गोल्फ खेलने से नहीं रोक सकता या किसी क्लब में बैठकर डिनर करने से नहीं रोकता, तो फिर वही संविधान देश के प्रधानमंत्री और सर्व जग सामने, ऐसा नहीं कि छुप छुप के कर रहे हैं, जब सबके सामने किसी देवता की आरती करने से क्यों रोकेगा? क्यों उस पर विरोध होना चाहिए? मुझे लगता है कि सुविधाओं का सवाल है। आप ध्यान रखिए, मैं पिछले 5-7 साल की अगर घटना आपके सामने रख दूं तो ये सारे विवाद क्यों पैदा होते हैं। आप ध्यान रखिए कि जस्टिस रंजन गोगोई, जब उन्होंने अपने साथी जजों के साथ मिलकर जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो पूरे लेफ्ट लिबरल गैंग के हीरो थे जी। कहा गया कि एक क्रूसेडर जज है। जैसे ही जस्टिस गोगोई ने कई सारे मामलों में अपोजिशन के खिलाफ फैसले दिए, सुप्रीम कोर्ट के उन माने हुए वकीलों की राय के खिलाफ जाकर फैसले दिए, वो रातों रात विलेन बन गए और राज्यसभा में जाते ही उनको तो फिर कह दिया कि इससे कोई घनघोर अनैतिक आदमी नहीं हो सकता। और वही नहीं, आप जस्टिस नजीर अहमद का किस्सा याद क्यों नहीं करते हैं? जस्टिस नजीर अहमद को रिटायरमेंट के बाद से ही सरकार ने गवर्नर बनाया आंध्र प्रदेश का। रातों रात जस्टिस नजीर अहमद का पूरा कैरियर जो है लोगों ने खल्लास कर दिया। ये कह दिया कि भाई उससे बेईमान कोई जज नहीं हो सकता। और वो भी तब जबकि नेहरू के जमाने में, आप ध्यान रखिए, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज को रिटायरमेंट के पहले मेजर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दी गई थी। ये लिस्ट चलती रहेगी, पर ब्रजेश जी फिलहाल इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं और भी तथ्य आपके सामने लेकर आएंगे जल्द। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्ते। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।